हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ संतोष गुप्ता। आज हम लोग डिस्कस करेंगे थर्मोडायनेमिक्स क्लास 11 का लेक्चर 4 इंटरनल एनर्जी। डियर स्टूडेंट्स, इसके पहले हम लोग 3 लेक्चर देख चुके हैं, जो कि थर्मोडायनेमिक्स का 3 लेक्चर हो चुका है। हमारा चौथा लेक्चर है और वो है हमारा इंटरनल एनर्जी। यह क्लास 11th का थर्मोडायनेमिक्स टॉपिक है, लेकिन यह जो अभी तक लेक्चर थर्ड तक जो हो चुका है और लेक्चर 4 जो हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं, इसमें जो भी टॉपिक्स हैं वह 11th के बाद जो भी हायर क्लासेज हैं उनके लिए भी बेसिक यही आता है। जो अभी तक लेक्चर 4 तक है सब बेसिक सबको पढ़ना है, चाहे वह ग्रेजुएशन बीएससी का स्टूडेंट हो, चाहे वह 11th का स्टूडेंट हो। तो हम आशा करते हैं कि हायर क्लास के स्टूडेंट भी इस वीडियो को देख सकते हैं। उनके लिए भी जो भी मटेरियल तैयार किया गया है सबको ध्यान में रखते हुए तैयार किया गया है। और यह जो लेक्चर है, जो भी टॉपिक पढ़ाए जा चुके हैं आपको, वे सभी बोर्ड के लिए, सभी बोर्ड को दृष्टि में रखते हुए, सभी प्रकार के लैंग्वेज को देखते हुए किस बोर्ड में कैसे टॉपिक्स होते हैं इसको बनाया गया है। यह जो बेसिक चीज़ें हैं कंपटीशन में भी आ जाती हैं, जैसे नीट वगैरह में इंटरनल एनर्जी का हम लोग जो भी फार्मूला बेसिस या न्यूमेरिकल होते हैं हम लोग डिस्कस करेंगे। बट हमारा जो मेन फोकस है क्लास 11 थर्मोडायनेमिक्स नाम दे दिया गया है, लेकिन ये आगे के क्लासेज के लिए भी जो स्टूडेंट्स हैं इस वीडियो को देख सकते हैं। इंटरनल एनर्जी, आइए टॉपिक पे आते हैं। इंटरनल एनर्जी, व्हाट इज इंटरनल एनर्जी? इंटरनल एनर्जी मीन्स होता है आंतरिक ऊर्जा। इंटरनल एनर्जी कहने का क्या मतलब है? इंटरनल एनर्जी, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, बताया जा चुका है, आप लोग पढ़े भी होंगे। इंटरनल एनर्जी कहने का सीधा मतलब है कि किसी सिस्टम की कुल एनर्जी, टोटल एनर्जी, किसी कोई सिस्टम है उस सिस्टम की टोटल एनर्जी को ही हम इंटरनल एनर्जी कहते हैं। दूसरे शब्दों में, कोई सिस्टम है हमारा, हम सपोज कर लेते हैं हमारा सिस्टम है, इस सिस्टम के द्वारा टोटल एनर्जी, जितनी एनर्जी क्या की गई हो, स्टोर किया गया हो, यह एनर्जी स्टोर है। इस सिस्टम के द्वारा जितनी एनर्जी स्टोर की गई हो एट गिवन टेम्परेचर, एट गिवन टेम्परेचर, यानी जो हमारा सिस्टम है वह क्या किया गया है, जो हमारा सिस्टम है वह एनर्जी को स्टोर किया है। टोटल एनर्जी स्टोर्ड बाय अ सिस्टम एट अ गिवन टेम्परेचर इज कॉल्ड इंटरनल एनर्जी। यानी कहने का सीधा मतलब है आंतरिक ऊर्जा कि किसी सिस्टम का दिए गए टेम्परेचर पे स्टोर कुल ऊर्जा जो है वही क्या है, हमारी इंटरनल एनर्जी है। दूसरे शब्दों में हम ये भी जानते हैं इंटरनल एनर्जी जो कुल जितनी भी टोटल एनर्जियों के सम को हम टोटल एनर्जी के जो सम होता है, जो एडिशन होता है उसी को हम इंटरनल एनर्जी कहते हैं। यानी कहने का सीधा मतलब है कि कोई सिस्टम है, सिस्टम में मॉलिक्यूल होंगे, उन मॉलिक्यूल की जो भी मोशंस होते हैं, जिस प्रकार की उसमें एनर्जी प्रोड्यूस होती है, उस एनर्जी के टोटल को, उस एनर्जी के योग को हम कहते हैं इंटरनल एनर्जी। ये तो कहने वाली बात है, और लेकिन आज हम लोग देखते हैं कैसे यह होता है। यह परिभाषा तो जनरली सब लोग जानते हैं, लेकिन आज हम लोग जैसे इसको इंटरनल एनर्जी को डिफाइन करेंगे। सपोज कर लीजिए कोई सिस्टम है, और आप जनरली आपको बताया जा चुका है पीछे के लेक्चरों में कि थर्मोडायनामिक्स में जब भी हम सिस्टम की बात करते हैं तो हम लेट अस कंसीडर, सपोज करते हैं गैस को। तो हमारा कोई सिस्टम है या गैस है, मान लेते हैं कि गैस के मॉलिक्यूल हैं। यहां से हम देखते हैं इंटरनल एनर्जी को डिफाइन करते हैं, तो इसके यह जो भी है सिस्टम के मॉलिक्यूल हैं, ये मोशन करेंगे, जैसे ऐसे मोशन कर सकता है, यानी यह काइनेटिक एनर्जी, गतिज ऊर्जा। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काम करे, आप ये भी जानते हैं गैस के मॉलिक्यूल्स के बीच क्या होता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कार्य करता है। दो मॉलिक्यूल के बीच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कार्य करेगा, और यह जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, यानी इसको हम कह सकते हैं पोटेंशियल एनर्जी। यानी यह गतिज ऊर्जा हो गया, यह स्थितिज ऊर्जा, काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी। तो
समझने के लिए सबसे बड़ी बात है कि कोई सिस्टम है उसमें दो ही प्रकार के मोशन, एक तो काइनेटिक एनर्जी और दूसरा पोटेंशियल है। दो ही प्रकार की एनर्जी प्रोड्यूस होती है, इनके अलग अलग भाग होते हैं। यह जो काइनेटिक एनर्जी होती है यह तीन प्रकार से हो सकती है। यह काइनेटिक एनर्जी तीन प्रकार से हो सकती है। आपका ट्रांजिशनल काइनेटिक एनर्जी, यहां से हो सकती है ट्रांजिशनल काइनेटिक एनर्जी, दूसरा रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी, रोटेशनल, और तीसरा वाइब्रेशनल काइनेटिक एनर्जी, वाइब्रेशनल काइनेटिक एनर्जी। उसी प्रकार से पोटेंशियल एनर्जी होता है, यह मेनली होता है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पोटेंशियल एनर्जी, यानी यहां से फोर्स ऑफ अट्रैक्शन दो तरह से आप सपोज कर लीजिए, जैसा आप जानते हैं इंटरमॉलिक्यूलर और इंट्रामॉलिक्यूलर। देखिए हम इंटरनल ये डिफाइन कर रहे हैं, यानी कहने का सीधा मतलब है, यहां से आप एक शब्द में कह सकते हैं इंटरनल एनर्जी क्या होती है। यहां से इंटरनल एनर्जी इक्वल टू कह सकते हैं आप कि टोटल सम ऑफ काइनेटिक मॉलिक्यूलर एनर्जी, यानी इसके मॉलिक्यूल के द्वारा जो भी काइनेटिक एनर्जी प्रोड्यूस हो, प्लस टोटल सम ऑफ पोटेंशियल मॉलिक्यूलर एनर्जी। देखिए यहां से हम इंटरनल एनर्जी को डिफाइन करेंगे और हमने देखा कि टोटल सम ऑफ काइनेटिक मॉलिक्यूलर एनर्जी प्लस टोटल सम ऑफ पोटेंशियल मॉलिक्यूलर एनर्जी इज कॉल्ड इंटरनल एनर्जी। यानी कहने का सीधा मतलब है, यहां से एग्जांपल देखते हैं, एक सिस्टम लेते हैं और आप जानते हैं कि काइनेटिक एनर्जी करता है, तो काइनेटिक एनर्जी कहने का मतलब क्या हो सकता है, वह ट्रांसलेशनल मोशन कर सकता है, रोटेशनल मोशन कर सकता है, यानी ये क्या कर सकता है, रोटेशनल मोशन कर सकता है, यहां से रोटेशनल मोशन हो सकता है, और वाइब्रेशनल मोशन हो सकता है। रोटेशनल मोशन हो सकता है, वाइब्रेशनल मोशन हो। रोटेशनल मोशन कहने का मतलब हम सपोज कर लेते हैं O2 हमारा मॉलिक्यूल है, यानी O डबल बॉन्ड O, यानी इसी पे क्या करे, रोटेट करे, रोटेशनल मोशन करे, इसे हम रोटेशनल एनर्जी कहेंगे। यानी काइनेटिक एनर्जी, ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी एंड वाइब्रेशनल काइनेटिक एनर्जी। यानी यहां से हम कह सकते हैं कि इंटरनल एनर्जी जो है वह ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी प्लस रोटेशनल प्लस वाइब्रेशनल, यानी तीनों का योग प्लस, यानी इन तीनों का मतलब काइनेटिक एनर्जी और टोटल सम ऑफ पोटेंशियल, यानी इंटर प्लस इंट्रा मॉलिक्यूलर एनर्जी। यानी यहां से कहने का सीधा मतलब हो गया, आप डिफाइन करेंगे इंटरनल एनर्जी को कि किसी सिस्टम का, कोई हम सिस्टम है तो सिस्टम के मॉलिक्यूलों के द्वारा, सिस्टम के जो मॉलिक्यूल्स हैं उनके द्वारा जितनी एनर्जी प्रोड्यूस होती है उसी को हम कहते हैं इंटरनल एनर्जी। दूसरे शब्द में ऐसा कह सकते हैं, और वह मॉलिक्यूल क्या कर सकते हैं, या तो काइनेटिक एनर्जी या तो पोटेंशियल एनर्जी। या काइनेटिक एनर्जी क्या हो सकता है, ट्रांसलेशनल हो सकता है, रोटेशनल हो सकता है, या वाइब्रेशनल हो सकता है। इट मींस सम ऑफ टोटल काइनेटिक मॉलिक्यूलर एनर्जी, यानी मॉलिक्यूल के द्वारा जो भी काइनेटिक एनर्जी हो रही है वह, प्लस टोटल सम ऑफ पोटेंशियल मॉलिक्यूलर एनर्जी, यानी इसके पोटेंशियल एनर्जी यानी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन में इंटरमॉलिक्यूलर हो सकता है, इंट्रामॉलिक्यूलर हो सकता है। यानी इट मींस इसे हम कहेंगे दोनों को पोटेंशियल एनर्जी, इन तीनों को कहेंगे काइनेटिक एनर्जी। इट मींस यहां से हम कह सकते हैं इंटरनल एनर्जी इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, वो भी क्या हो, उसके मॉलिक्यूल के द्वारा हो। यानी यह सिस्टम के द्वारा नहीं, सिस्टम के अंदर बहुत सारे मॉलिक्यूल्स हैं और उनमें इस प्रकार की एनर्जी होती है। यहां से ये भी कहा जाता है कि इंटरनल एनर्जी इक्वल टू, यहां से बताया जा सकता है कि इंटरनल एनर्जी इक्वल टू हो सकता है आपका काइनेटिक एनर्जी, यानी काइनेटिक ट्रांसलेशनल एनर्जी प्लस काइनेटिक रोटेशनल एनर्जी प्लस काइनेटिक वाइब्रेशनल एनर्जी प्लस पोटेंशियल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। पोटेंशियल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन में इंटरमॉलिक्यूलर, यहां से दोनों हो सकता है इंटर और इंट्रा, यानी इसी को हम कहेंगे इंटरनल एनर्जी।
एक बार और समझते हैं इंटरनल एनर्जी। सिंपली आप जानते हैं कि इंटरनल एनर्जी क्या होता है। इंटरनल एनर्जी कहने का सीधा मतलब है कि किसी सिस्टम में सभी एनर्जी का जो सम होता है, योग होता है, उसी को हम कहते हैं इंटरनल एनर्जी। दूसरे शब्द में कह सकते हैं, सपोज करते हैं कि मार्कर हमारा सिस्टम है, इस सिस्टम के द्वारा जितनी एनर्जी स्टोर की गई हो एट अ गिवन टेम्परेचर, यानी उस टेम्परेचर पे इस सिस्टम में जितनी एनर्जी स्टोर है, इट्स कॉल्ड इंटरनल एनर्जी। प्रक्रिया हम देख सकते हैं समझने के लिए, जैसे भूल गए, सपोज करते हैं हमने एक सिस्टम लिया और जनरली थर्मोडायनेमिक्स हम सिस्टम की बात करें, यानी हमने गैस लिया, गैस के मॉलिक्यूल्स हैं, ये मॉलिक्यूल्स क्या करेंगे, मोशन में आएंगे, और जब ये मोशन करेंगे काइनेटिक एनर्जी उससे प्रोड्यूस होगी। या काइनेटिक एनर्जी ट्रांसलेशनल हो सकती है, रोटेशनल हो सकती है, वाइब्रेशनल हो सकती है। इट मींस ये तीनों क्या है, काइनेटिक एनर्जी ही है। दूसरा पोटेंशियल एनर्जी में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हो सकता है, या फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इंट्रामॉलिक्यूलर भी हो सकता है, इंट्रामॉलिक्यूलर भी हो सकता है, यानी मॉलिक्यूल के द्वारा जो काइनेटिक एनर्जी हो वह, तथा मॉलिक्यूल के द्वारा जो पोटेंशियल एनर्जी हो वह, इन दोनों के योग को हम कहते हैं इंटरनल एनर्जी। इट मींस टोटल सम ऑफ काइनेटिक मॉलिक्यूलर एनर्जी प्लस टोटल सम ऑफ पोटेंशियल मॉलिक्यूलर एनर्जी इज कॉल्ड इंटरनल एनर्जी। यहां से आप लिख सकते हैं इंटरनल एनर्जी इक्वल टू ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी, वाइब्रेशनल काइनेटिक एनर्जी प्लस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पोटेंशियल एनर्जी, इसी को हम कहते हैं इंटरनल एनर्जी। यानी यहां से हमने देखा कि जो हमारा इंटरनल एनर्जी है ये कई प्रकार की एनर्जियों का क्या है, सम है। तो इस प्रकार से हम कभी भी इंटरनल एनर्जी को कैलकुलेट नहीं कर सकते। इस चीज को याद रखिएगा, इंटरनल एनर्जी कैलकुलेट करना इम्पॉसिबल है, हम कैलकुलेट नहीं कर सकते। तो फिर जब कैलकुलेट नहीं कर सकते तो कर क्या सकते हैं, हमें केवल पढ़ना है चेंज ऑफ इंटरनल एनर्जी। हमें पढ़ना है केवल क्या, चेंज। हमें कैलकुलेशन नहीं पढ़ना, हमें चेंज पढ़ना है। क्योंकि कोई पूछे इंटरनल एनर्जी तो कहेंगे हम कि इंटरनल एनर्जी को कैलकुलेट नहीं कर सकते, क्योंकि एक मेनी टाइप्स ऑफ एनर्जी का सम होता है और इस प्रकार सबको कैलकुलेट करना पॉसिबल नहीं है। इट मींस इंटरनल एनर्जी को भी हम कैलकुलेट नहीं कर सकते। यानी आप कई प्रकार से इसको डिफाइन कर सकते हैं, ये ज्यादा बेटर रहेगा। आपके माइंड में एक फिगर है कि सिस्टम लिया जो गैस है, गैस में है, यानी काइनेटिक एनर्जी होगी, उसकी स्थिति का पोटेंशियल एनर्जी होगी, तो काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू मॉलिक्यूल, यानी मॉलिक्यूल के द्वारा जो काइनेटिक या पोटेंशियल एनर्जी हो प्रोड्यूस हो, उसी के सम को हम कहेंगे इंटरनल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी ट्रांसलेशनल, रोटेशनल, वाइब्रेशनल हो सकती है, यानी इन तीनों को अलग अलग हम काइनेटिक एनर्जी के पार्ट हैं, यानी काइनेटिक एनर्जी, ट्रांसलेशनल, रोटेशनल और वाइब्रेशनल काइनेटिक एनर्जी, और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के जो सम को हम कहेंगे इंटरनल एनर्जी। यहां से देखते हैं हमने कि कभी भी जो हमारा इंटरनल एनर्जी है इसको कैलकुलेट नहीं कर सकते, हम इसमें केवल पढ़ेंगे चेंज ऑफ इंटरनल एनर्जी। हमें चेंज केवल पढ़ना है, हमें कैलकुलेशन नहीं पढ़ना है, हमें चेंज पढ़ना है। क्योंकि ये मेनी टाइप्स ऑफ एनर्जी के सम होता है इंटरनल एनर्जी, और सभी प्रकार की एनर्जी को एक साथ कैलकुलेट करना पॉसिबल नहीं है। तो यहां से सपोज कर लेते हैं कि हमारा E1 एक इंटरनल एनर्जी है, और यहां से यह हो गया E2 इंटरनल E2। इट मींस इंटरनल एनर्जी को हम E से या U से डिफाइन करते हैं। दोनों ये पोस्टुलेट होते हैं E या U, यानी हम E से डिफाइन करेंगे डेल्टा E इक्वल टू चेंज को, यानी E2 माइनस E1। कैलकुलेशन हमें करना नहीं, हमें केवल चेंज पढ़ना है। U से भी कई बुकों में किया रहता है, E से भी, हम E से कर रहे हैं इंटरनल। यहां से सपोज कर लेते हैं, लेट अस कंसीडर R गिव्स प्रोडक्ट। हमने रिएक्टेंट लिया और उससे प्रोडक्ट प्राप्त हुआ। जब रिएक्टेंट यहां से प्रोडक्ट प्राप्त हुआ तो यहां से जो इंटरनल एनर्जी होगी वह इंटरनल एनर्जी प्रोडक्ट माइनस इंटरनल एनर्जी रिएक्टेंट, यानी प्रोडक्ट के इंटरनल एनर्जी से हम रिएक्टेंट के यानी प्रोडक्ट और रिएक्टेंट की इंटरनल एनर्जी का हम क्या पढ़ सकते हैं, चेंज को पढ़ सकते हैं, डेल्टा ई को पढ़ सकते हैं।
बता सकते हैं, कैलकुलेट तो नहीं कर सकते लेकिन इसके चेंज को बता सकते हैं कि डेल्टा ई इक्वल टू ईपी माइनस ई आर। यहां से यह भी केस हो सकता है कि यदि P इज ग्रेटर देन R, P प्रोडक्ट की जो इंटरनल एनर्जी और रिएक्टेंट की इंटरनल एनर्जी अधिक होती P माइनस सी आर, लेकिन यदि वही रिएक्टेंट की इंटरनल एनर्जी अधिक हो प्रोडक्ट इंटरनल एनर्जी से, तो डेल्टा E इक्वल टू ई आर माइनस ई पी, यानी रिएक्टेंट की इंटरनल एनर्जी माइनस प्रोडक्ट की इंटरनल एनर्जी। यानी कहने का सीधा मतलब है कि हम इंटरनल एनर्जी के चेंज को केवल बता सकते हैं, इंटरनल एनर्जी को कैलकुलेट नहीं कर सकते। इसके चेंज को जान सकते हैं, इसके चेंज को पढ़ सकते हैं, और हमेशा इसके चेंज को ही हमें क्या करना है, पढ़ना है। आपने देखा कि कोई E1 से E2 यानी इसके चेंज हो रहा है इंटरनल एनर्जी में, तो डेल्टा ई निकालेंगे E2 माइनस E1। कोई रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बन रहा है तो डेल्टा ई यानी इसके इंटरनल एनर्जी का जो चेंज है Ep माइनस ई आर, प्रोडक्ट ऑफ इंटरनल एनर्जी माइनस रिएक्टेंट ऑफ इंटरनल एनर्जी। P इज ग्रेटर देन R, तो पहला कंडीशन। दूसरा, यदि R इज ग्रेटर देन P, रिएक्टेंट की इंटरनल एनर्जी प्रोडक्ट से अधिक हो तो रिएक्टेंट की इंटरनल एनर्जी से प्रोडक्ट इंटरनल एनर्जी को क्या करेंगे, घटा देंगे। इंटरनल यानी आंतरिक ऊर्जा को क्या करेंगे, घटा देंगे। यहां से जो हमारा इंटरनल एनर्जी है, इंटरनल एनर्जी एक जो इंटरनल एनर्जी है यह एक एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज है। इंटरनल एनर्जी क्या है, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है, और एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी आपको पिछला लेक्चर में बताया गया प्रॉपर्टी वाला में। एक्सटेंसिव मींस होता है जो क्या करे, एक्सटेंसिव मींस होता है एक्सटर्नल यानी ई फॉर एक्सटेंसिव, ई फॉर एक्सटर्नल, और एक्सटर्नल हमारा हो क्या सकता है, अमाउंट। क्या हो सकता है, अमाउंट, मात्रा। यानी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी ऐसी प्रॉपर्टी जो क्या करे, अमाउंट पे डिपेंडेबल हो, मात्रा पे डिपेंडेंट हो, उसे हम कहते हैं एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। तो एनर्जी की कोई भी फॉर्म हो वह सब क्या होती है, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी होती है। क्योंकि इंटरनल एनर्जी की एक फॉर्म है, इट्स आल्सो अ एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। यह अमाउंट पे निर्भर करता है। यानी कहने का सीधा मतलब है कि यदि हम 5 kg गैस लिए हों तो उसकी अमाउंट अधिक होगी, यानी उसकी इंटरनल एनर्जी अधिक होगी। 2 kg गैस लिए हों उसकी अमाउंट कम होगी, उसकी इंटरनल एनर्जी भी कम होगी। तो यह क्या होता है, अमाउंट डिपेंडेबल होता है, इसलिए इंटरनल एनर्जी को हम एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी कहते हैं। दूसरी बात यह है कि इंटरनल एनर्जी एक स्टेट फंक्शन होता है। यह क्या होता है, एक स्टेट फंक्शन होता है। यह भी आप पिछले वीडियो में जब पढ़ेंगे फंक्शन को, तो स्टेट फंक्शन जो होता है इंटरनल एनर्जी क्या होता है, स्टेट फंक्शन होता है। स्टेट फंक्शन कहने का मतलब ऐसा फंक्शन जो उसके जो पाथ पे निर्भर न करे, ओनली डिपेंडेबल क्या हो, इनिशियल यानी प्रारंभिक, और फाइनल यानी अंतिम। जो इनिशियल और फाइनल यानी प्रारंभिक और अंतिम अवस्था, इनिशियल एंड फाइनल स्टेट पे डिपेंडेबल हो, तो इसे हम स्टेट फंक्शन कहते हैं। तो चूंकि इंटरनल एनर्जी भी क्या है, एक स्टेट फंक्शन होता है। दो चीज। इसके बाद से एक इंपॉर्टेंट बात आती है, यहां से हम समझते हैं कि जो इंटरनल एनर्जी हमारा होता है, इंटरनल एनर्जी, यह इंटरनल एनर्जी यानी आंतरिक ऊर्जा, इंटरनल एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। क्या होता है, ये इंटरनल एनर्जी टेम्परेचर के समानुपाती होता है। यानी कहने का क्या मतलब है कि यदि ताप को हम बढ़ाएंगे तो इंटरनल एनर्जी बढ़ जाएगी। कैसे, यानी कहने का मतलब कि हमने एक सिस्टम लिया, सिस्टम यानी कहने का कि हमने एक गैस, एक कोई हमने कंटेनर लिया, उसमें हमने गैस को भर दिया, गैस के मॉलिक्यूल्स हैं। जब उसको टेम्परेचर देंगे तो गैस के मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, और जब काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी तो इंटरनल एनर्जी भी बढ़ेगी, क्योंकि उसी के सम होता है। तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगा यानी उसका सम बढ़ेगा तो इंटरनल एनर्जी भी बढ़ेगी।
तो इंटरनल एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, यानी यदि ताप को बढ़ाते जाएं तो इंटरनल एनर्जी का मान भी क्या होगा, बढ़ता जाएगा। अब यहाँ से प्रोसेस पे चलते हैं, ये सब पीछे हम पढ़ चुके हैं प्रोसेस। यानी पहला यदि हम आइसोथर्मल प्रोसेस की बात करें, आइसोथर्मल प्रोसेस की बात करें कि आइसोथर्मल प्रोसेस क्या होता है, तो आइसोथर्मल प्रोसेस ऐसे प्रोसेस होते हैं जहां पे डेल्टा टी क्या हो, जीरो हो, यानी ताप परिवर्तन क्या हो, जीरो हो। तो जब इंटरनल एनर्जी टेम्परेचर के समानुपाती है, तो जब यदि डेल्टा टी जीरो, तो डेल्टा यानी इंटरनल एनर्जी को ई से दिखाते हैं, डेल्टा ई भी क्या होगी, जीरो। यानी कहने का मतलब आइसोथर्मल प्रोसेस में इंटरनल एनर्जी क्या होती है, शून्य होती है, जीरो होती है। दूसरा साइक्लिक प्रोसेस की बात करें, साइक्लिक प्रोसेस को हम पिछले लेक्चर में पढ़ चुके हैं। साइक्लिक प्रोसेस क्या होता है, साइक्लिक प्रोसेस ऐसा प्रोसेस जहां से हम चलना स्टार्ट किए हो फिर वहीं पे आ जाए, इस प्रोसेस को हम साइक्लिक प्रोसेस कहते हैं, चक्रीय प्रक्रम कहते हैं। तो साइक्लिक प्रोसेस यानी इंटरनल एनर्जी का हम चेंज पढ़ रहे हैं। सपोज कीजिए कि हमने यहाँ से चला, यहाँ से ऐसे 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 आके यहीं पे आ गए हम, यानी हम जहाँ से चले थे वहीं पे आ गए। तो इंटरनल एनर्जी का चेंज क्या होगा, यहीं पे ना हम देखेंगे, यही हमारा इनिशियल और फाइनल स्टेट है, यानी डेल्टा ई क्या होगी, जीरो। इंटरनल एनर्जी को ई से भी दिखा सकते हैं, इसको यू से भी दिखा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, कंफ्यूज नहीं, एक ई आप लेके चलिए, ई से हम दिखाएंगे। यानी इस चीज को याद रखिएगा, कंपटीशन में पूछ देता है। साइक्लिक प्रोसेस में इंटरनल एनर्जी भी क्या होती है, जीरो। कैसे, जहां से हम चले वहीं पे आ गए, इंटरनल एनर्जी हमारी क्या हो गई, इंटरनल एनर्जी का जो हम चेंज देखेंगे वह जीरो। आइसोथर्मल प्रोसेस में डेल्टा टी जीरो होता है, चूंकि हम जानते हैं इंटरनल एनर्जी टेम्परेचर के समानुपाती होती है, तो टेम्परेचर जीरो तो डेल्टा ई भी क्या होगी, जीरो। इसके बाद से आज हम लोग केवल डिस्कस करेंगे इंटरनल एनर्जी क्या होती है, इंटरनल एनर्जी की बातें करेंगे। यहां से सपोज करते हैं, इस चीज को तो हम जान गए कि इंटरनल एनर्जी जो होता है, इंटरनल एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेल्टा टी। आइसोथर्मल प्रोसेस से हम जान गए, यानी टेम्परेचर परिवर्तन नहीं देख लीजिए, इंटरनल एनर्जी का परिवर्तन ले लें, इसका भी परिवर्तन ले लें, इसको इक्वेशन फर्स्ट कर दें। उसके बाद से फॉर सॉलिड या लिक्विड, ठोस या द्रव के लिए हम देखें तो यह भी यहां से होता है, यहां से जो इंटरनल एनर्जी होती है, इंटरनल एनर्जी यह डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है यम के, यानी उसके मास के। यानी मास कहने, हम सॉलिड या लिक्विड के बाद देखें तो उसके मास पे क्या होती है, यह डिपेंडेबल होती है इंटरनल एनर्जी। इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड से, इसको हम सेकेंड मान लें, इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड से हमें मिलेगा कि इंटरनल एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m इंटू डेल्टा टी, m इंटू डेल्टा टी। प्रोपोर्शनलिटी हटेगा तो यहाँ से इंटरनल एनर्जी इक्वल टू यस m इंटू डेल्टा टी। इसी यस को हम कहते हैं स्पेसिफिक हीट, इसी को हम क्या कहते हैं, स्पेसिफिक हीट। यानी ये इंटरनल एनर्जी और टेम्परेचर में क्या होता है, रिलेशन भी होता है। यानी ये फार्मूला याद रखेंगे, इंटरनल एनर्जी इक्वल टू एस एम इंटू डेल्टा टी, जहाँ एस क्या है, स्पेसिफिक हीट है। यह इक्वेशन फर्स्ट को हम ऐसे ही रहने दें। यहाँ से फॉर गैसेज के लिए देखें, फॉर गैस, या तो हमने सॉलिड और लिक्विड के लिए देखा, गैस के लिए जो होता है आई से इंटरनल, ई से एनर्जी, यानी इंटरनल एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल्स, यानी इंटरनल एनर्जी जो होती है वो नंबर ऑफ मोल्स के प्रोपोर्शनल होती है। इसको मान लेते हैं इक्वेशन 2। जैसे यहाँ पे हमने 1 व 2 से देखा था, उसी तरह यहाँ से देखेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड।
यानी समीकरण 1 और 2 से हमें क्या मिलेगा, इंटरनल एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल डेल्टा टी समीकरण 1 है, और दूसरा इंटरनल एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल्स। इट मींस इंटरनल एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n इंटू डेल्टा टी, n इंटू डेल्टा टी। तो यहां से प्रोपोर्शनलिटी हटाएंगे तो इंटरनल एनर्जी इक्वल टू CV n इंटू डेल्टा टी। यानी बहुत इंपॉर्टेंट बात आ गई, यहां से हमने देखा यह CV क्या है, CV जो है, इस CV को हम कहते हैं मोलर हीट कैपेसिटी, मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम। यानी यहां से हमने देखा कि कांस्टेंट वॉल्यूम पर, यानी यह कांस्टेंट वॉल्यूम पर जो है इंटरनल एनर्जी इक्वल टू CV n इंटू डेल्टा टी, हमें एक रिलेशन मिल गया, इसका बहुत यूज करेंगे हम। और यह CV को हम कहते हैं मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम, क्योंकि जो हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम क्यों है, क्योंकि यह कांस्टेंट प्रेशर पे भी होता है, CP भी होता है, लेकिन यहाँ पे हमने लिया है CV। आशा करते हैं बात समझ में आई होगी कि इंटरनल एनर्जी टेम्परेचर के प्रोपोर्शनल होता है, पहला इक्वेशन। सॉलिड या लिक्विड के लिए भी जानते हैं कि इंटरनल एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास। तो इंटरनल एनर्जी इक्वल टू इंटरनल एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m इंटू डेल्टा टी। तो इंटरनल इक्वल टू, यह प्रोपोर्शनलिटी हटेगा, कांस्टेंट है यस, m इंटू डेल्टा टी, से को कहते हैं स्पेसिफिक हीट। इसे हम इरेज कर रहे हैं। जो हमारा गैसियस के लिए था, और गैसियस के लिए हमने देखा कि यहां से हमने गैसियस के लिए, गैस के लिए देखा, यह तो होता है इंटरनल एनर्जी डेल्टा टी के प्रोपोर्शनल होती है। गैस के लिए इंटरनल एनर्जी उसके नंबर ऑफ मोल्स के प्रोपोर्शनल होती है। इक्वेशन 1 फर्स्ट और सेकंड से इंटरनल एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेल्टा टी इंटू n, यानी n इंटू डेल्टा टी, इंटरनल इक्वल टू CV इंटू n इंटू डेल्टा टी। CV को हम कहते हैं मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम। एट कांस्टेंट वॉल्यूम पे कैसे होता है, यानी कहने का मतलब है कि हमने एक सपोज कर लीजिए कि यहाँ पे ले लिया, इसमें हमने गैसेस को फिल कर दिया है, और वॉल्यूम को अगर कांस्टेंट नहीं रहता, यानी हम टेम्परेचर यहाँ पे इसको दे रहे हैं, और अगर वॉल्यूम कांस्टेंट नहीं रहता, तो वॉल्यूम कांस्टेंट नहीं रहता तो ये ऊपर हटता, यानी इसकी इंटरनल एनर्जी क्या होती, लूज हो जाती। यानी कहने का सीधा मतलब है कि यदि वॉल्यूम कांस्टेंट है, तो जब वॉल्यूम कांस्टेंट है तो इसकी इंटरनल एनर्जी को हम आसानी से इसके चेंज को बता सकते हैं। तो यहाँ से वॉल्यूम, अगर वॉल्यूम को क्या कर दें, कांस्टेंट कर दें, आयतन हमारा कांस्टेंट है, यानी यह क्या स्थिर जब रहेगा, और टेम्परेचर हम देंगे, तो जब टेम्परेचर देंगे तो वह क्या होगा, एक प्रकार से जब टेम्परेचर देंगे तो उसकी इंटरनल एनर्जी ही होगी, क्योंकि हम जानते हैं कि यह सिस्टम स्टोर्ड टोटल एनर्जी एट अ गिवन टेम्परेचर, यानी किसी दिए गए ताप पर किसी सिस्टम द्वारा स्टोर की गई सभी जो एनर्जी होती है उसी को हम इंटरनल एनर्जी कहते हैं। यानी वॉल्यूम कांस्टेंट है तो हमारी क्या होगी, इंटरनल एनर्जी को हम आसानी से डिफाइन कर सकते हैं। यानी इसीलिए हमने देखा यहाँ पे CV कांस्टेंट लिया, और इस CV को कहते हैं मोलर हीट कैपेसिटी एट अ कांस्टेंट वॉल्यूम। यहाँ से एक और चीज आप कह सकते हैं, इस चीज को बता सकते हैं कि यदि एट कांस्टेंट वॉल्यूम यानी आयतन को क्या कर दिया जाए, स्थिर रख दिया जाए, उस समय दिया गया जो हीट यानी Q है, यहाँ से जो दिया गया हीट क्या है, Q है, यह Q एट अ कांस्टेंट वॉल्यूम पे क्या होता है, जो हमारा Q भी होता है वह क्या होता है, उस जब हम टेम्परेचर दिए कांस्टेंट वॉल्यूम पे, जितना टेम्परेचर दिए वह इंटरनल एनर्जी के बराबर होता है। यानी कांस्टेंट वॉल्यूम पर जो हम एनर्जी देते हैं, हीट देते हैं, उसी को हम इंटरनल एनर्जी कहते हैं। ये भी होता है QV इक्वल टू इंटरनल एनर्जी, यानी यहां से हो सकता है QV इक्वल टू क्या होता है, डेल्टा E। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट बात है।
समझ नहीं पाते कैसे है? जब वॉल्यूम कांस्टेंट है तो आप जो भी इसको हीट देंगे, जो भी टेम्परेचर देंगे, तो जब वॉल्यूम कांस्टेंट है तो वह क्या करेगा, स्टोर होगा इसमें। और आप जानते हैं जब कोई सिस्टम क्या करता है, किसी गिवन टेम्परेचर पे वह सभी एनर्जियों को स्टोर करता है, उसी को हम इंटरनल एनर्जी कहते हैं। यानी एट कांस्टेंट वॉल्यूम, यानी जब वॉल्यूम को स्थिर रख दिया जाए उस समय जो उसको हीट दिया जाता है, टेम्परेचर दिया जाता है, यानी क्यू भी हीट दिया जाता है, वो इंटरनल एनर्जी के बराबर होता है। ये छोटे मोटे कुछ रिलेशन थे, बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन था, कंपटीशन में इस चीज को पूछता है। तो क्यू इक्वल टू डेल्टा ई, कब, एट अ कांस्टेंट वॉल्यूम। नोट हो गया होगा। इसके बाद से यदि हम सपोज कर लें फॉर आइडियल गैस के लिए कंडीशन देखते हैं, इंपॉर्टेंट बात। फॉर आइडियल गैस, हम आइडियल गैस लेते हैं, आइडियल गैस के लिए एक बात करते हैं। क्योंकि हम जानते हैं कि आइडियल गैस किसे कहते हैं, जहां पे इंटरैक्शन जीरो हो। इंटरैक्शन क्या हो, इंटरैक्शन यानी अट्रैक्शन क्या हो, जीरो हो। और जब अट्रैक्शन जीरो, यानी कहने का मतलब यह आइडियल गैस है, और यह आइडियल गैस जो है यहाँ पे अट्रैक्शन क्या है, जीरो है। अट्रैक्शन क्या है, अट्रैक्शन जीरो है। और जब अट्रैक्शन जीरो है, इट मीन्स पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, ध्यान से समझिएगा, बहुत बड़ी बात है। अट्रैक्शन इंटरैक्शन जब जीरो है, यानी पोटेंशियल एनर्जी भी क्या होगी, उसकी शून्य होगी। और चूंकि आप जानते हैं इंटरनल एनर्जी जो होता है, इंटरनल एनर्जी, यह इंटरनल एनर्जी क्या होता है, यहाँ पे बताते हैं। जो हमारा इंटरनल एनर्जी होता है, यहां से हमने जाना कि हमारी जो इंटरनल एनर्जी होता है, इंटरनल एनर्जी इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी कई प्रकार के होते हैं, रोटेशनल, ट्रांसलेशनल, वाइब्रेशनल। उसी प्रकार से पोटेंशियल एनर्जी जो होता है इंटरमॉलिक्यूलर और इंट्रामॉलिक्यूलर, यानी चाहे बाइंडिंग एनर्जी, ये सब क्या है, कहीं ना कहीं पोटेंशियल के ही रूप हैं। तो मेनली काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी के योग को हम इंटरनल एनर्जी कहते हैं। और फॉर आइडियल गैस इंटरैक्शंस जब जीरो है, और जब इंटरैक्शंस जीरो है तो पोटेंशियल एनर्जी भी क्या है, जीरो है। यानी यहाँ से हम इंटरनल एनर्जी, आई फॉर इंटरनल, इस एनर्जी, इंटरनल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी तो रहेगा ही, और पोटेंशियल एनर्जी को क्या कर दें, जीरो। तो इंटरनल एनर्जी इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी। बहुत बड़ी बात है, बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि कौन सा ऐसा कंडीशन है जहां पर इंटरनल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी के बराबर होती है। तो आइडियल गैस, आइडियल गैस में हम जानते हैं कि इंटरैक्शंस जीरो होते हैं। और इंटरैक्शंस जीरो कहने का मतलब यानी इन दो मॉलिक्यूल्स के बीच अट्रैक्शन न हो, और जब अट्रैक्शन नहीं होगा तो पोटेंशियल एनर्जी भी नहीं होगी, यानी पोटेंशियल एनर्जी जीरो। और चूंकि आप जानते हैं कि इंटरनल एनर्जी क्या होती है, टोटल सम ऑफ मॉलिक्यूलर काइनेटिक एनर्जी एंड टोटल सम ऑफ पोटेंशियल काइनेटिक, पोटेंशियल मॉलिक्यूलर एनर्जी को हम कहते हैं इंटरनल एनर्जी। ये काइनेटिक एनर्जी हो गया, और यह पोटेंशियल भी मॉलिक्यूल से होगा, और ये भी क्या होगा, मॉलिक्यूल से होगा। तो काइनेटिक एनर्जी तो होगा, पोटेंशियल जीरो, यानी इंटरनल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी के बराबर है। यानी आइडियल गैस के लिए हम देखते हैं कि जो हमारा इंटरनल एनर्जी है ई, यह इंटरनल एनर्जी क्या है, काइनेटिक एनर्जी के बराबर है। बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन रहा ये। तो इस प्रकार से हम लोगों ने इंटरनल एनर्जी के बारे में जान लिए कि इंटरनल एनर्जी क्या होता है। केवल इतना नहीं कि हम जानेंगे कि इंटरनल एनर्जी को हम कैलकुलेट नहीं कर सकते, इसके चेंज को जानते हैं, इसके बाद भी ये सब सारी बातें थी जिसको हम लोगों ने जाना क्या होता है, कैसे होता है इंटरनल एनर्जी। कुछ रिलेशन को हम लोगों ने देखा कि पहला हमारा रिलेशन यही था कि जो इंटरनल एनर्जी डेल्टा ई है, यह क्या था, इंटरनल एनर्जी यस एम इंटू डेल्टा टी। पहला एक हमने जाना था।
लिक्विड और सॉलिड के लिए। दूसरा इंटरनल एनर्जी जो होती है वह CVN इंटू डेल्टा टी, यानी गैसियस के लिए यह होता है कि इंटरनल एनर्जी जो होती है वो क्या होती है, डेल्टा इक्वल टू CVN इंटू डेल्टा टी, जहाँ CV को मोलर हीट कैपेसिटी कहते हैं, S को स्पेसिफिक हीट कहते हैं। यह एट कांस्टेंट वॉल्यूम पे होता है, और ये भी जाने हैं कि एट अ कांस्टेंट वॉल्यूम जब किसी सिस्टम को हीट दी जाती है तो वह उसकी इंटरनल एनर्जी के क्या होता है, बराबर होता है। इसके बाद से हम लोगों ने जाना कि आइडियल गैस के लिए जो इंटरनल एनर्जी होती है वह उसके काइनेटिक एनर्जी के बराबर होती है, क्योंकि आइडियल के लिए आइडियल के लिए हम जानते हैं कि इंट्रैक्शंस जीरो हो दो मॉलिक्यूल्स के बीच, गैस के दो मॉलिक्यूल्स के बीच इंट्रैक्शंस जीरो, और जब इंट्रैक्शंस जीरो तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, पोटेंशियल एनर्जी जीरो, और जब पोटेंशियल एनर्जी जीरो तो डेल्टा इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, इसको जीरो यानी डेल्टा इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी, ये रिलेशन रहे। इसके बाद से हम लोगों ने ये भी जाना कि इंटरनल एनर्जी एक एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है, क्योंकि यह उसके अमाउंट क्वांटिटी पर निर्भर करता है। उसके बाद से इंटरनल एनर्जी एक स्टेट फंक्शन है, जो स्टेट फंक्शन है, और स्टेट फंक्शन कहने का मतलब जो उसके फाइनल और इनिशियल स्टेट पे केवल डिपेंडेंट होता है। इसके बाद से हम लोग ने जाना कि जो इंटरनल एनर्जी है वह टेम्परेचर के प्रोपोर्शनल होता है, यानी कोई हम सिस्टम लिए जिसमें गैस भरे हैं, जब हम उसको हीट देंगे, गर्म करेंगे, उसके मॉलिक्यूल, गैस के मॉलिक्यूल्स के बीच काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, और जब काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी यानी उसकी इंटरनल एनर्जी भी क्या होगी, बढ़ेगी, यानी यदि टेम्परेचर को बढ़ाया जाए तो इंटरनल एनर्जी भी बढ़ेगी। रिलेशन को हमने जो छोटे मोटे रिलेशन थे इन सबको जाना। उसके बाद से हम लोग ये भी जाने कि आइसोथर्मल के लिए इंटरनल एनर्जी क्या होता है, आइसोथर्मल के लिए इंटरनल एनर्जी जीरो, साइक्लिक प्रोसेस के लिए इंटरनल एनर्जी जीरो, ये भी दोनों इंपॉर्टेंट बात रही। उसके बाद से हम लोगों ने CV को ज्ञात किया कि CV क्या होता है, S क्या होता है, ये सब सारी चीजें हम लोग जान गए। तो आशा करते हैं कि समझ में आया होगा। यह हमारा इंटरनल एनर्जी पे कुछ इंपॉर्टेंट बातें थी। बात की जाएगी इंटरनल एनर्जी की, बहुत बड़ा टॉपिक है, और इंटरनल एनर्जी पे हम लोग लगभग 2 लेक्चर ले जा सकते हैं, लेकिन यह इतना आप लोगों के लिए बहुत काफ़ी है। तो आशा करते हैं कि जो भी किसी भी बोर्ड के स्टूडेंट हो, यूपी बोर्ड, CBSE बोर्ड, ICSE बोर्ड, सबके लिए यह यूजफुल होगा। कॉम्पिटेटिव के अप्रोच से जो भी बेसिक चीज़ें हैं, सारी बेसिक चीज़ों को इसमें इंक्लूड किया गया है, तो कंपटीशन की दृष्टि से भी यह क्या है, आपके लिए यूजफुल होगा। आशा करते हैं समझ में आया होगा। इस चीज़ को ध्यान से समझें, लॉजिक है, कॉन्सेप्ट है, क्या कॉन्सेप्ट है, कैसे क्या होता है, रटने से नहीं, कॉन्सेप्ट को बनाइए और कॉन्सेप्ट से समझिए जो भी है। और यदि इस लेक्चर में आपको कोई दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में लिख के बताएं। थैंक यू।